नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज इस मुस्कुराहट के साथ हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि यूपीएससी एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में हर किसी स्ट्रक्चर का, हर किसी सेगमेंट का अपना अहम रोल रहता है। आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे आपको। तो ऐसे ही अगर एक मेन सेगमेंट पर जाके हम लोग देखें तो वहाँ आप देखते होंगे कि आंसर राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपने कितना ही नॉलेज को गेन कर लिया लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। प्रश्न की डिमांड को समझने का तरीका नहीं आता। प्रश्न में पैराग्राफ कितना बनाना चाहिए ये आपको नहीं आता। प्रश्न का मुख्य आधार, मुख्य पार्ट कैसे लिखें ये नहीं आता आपको। या कंक्लूजन उसका कैसे बनाएं ये नहीं आता। या इंट्रोडक्शन में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को लिखें ये नहीं आता। या किस क्रम में आपका आंसर होना चाहिए ये नहीं आता। तो मान के चलिएगा कि आपने जो नॉलेज इकट्ठा करी है उसका कोई यूपीएससी में कोई रोल नहीं होगा। तो अगर मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी के अंतर्गत अगर 50% नॉलेज का रोल है तो बाकी जो 50% रखा है वो आंसर राइटिंग का रोल है। उसमें पैराग्राफ कैसे लिखें, तथ्य कैसे लिखें या उसकी जो डिमांड है प्रश्न की कैसे समझे, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और चर्चा करेंगे प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हम लोग आपके सामने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली जो लास्ट ईयर के पेपर हैं टिल 5 ईयर वाले, 5 साल के यूपीएससी की और स्टेट पीएससी जो भी जैसे बीपीएससी है या यूपी पीसीएस है, वहां से क्वेश्चन लेके आपके सामने लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस प्रश्न में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम 3-4 तरीकों से काम करेंगे। आप कंसेप्ट बेस भी काम करेंगे, हम डायग्राम डायग्राम बेस भी काम करेंगे और डायग्राम के साथ साथ हम लोग किसी अन्य फिगर की रिक्वायरमेंट अगर क्वेश्चन में होती है तो उसे कहाँ कितना फिगर देना चाहिए इसकी बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ मिलते चले जाएंगे कि एक पेज में कितना पैराग्राफ बनाएं, अंडरलाइन कितनी करें, क्वेश्चनों का क्रम कैसे सजाएं, या बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलते चले जाएंगे। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बिना देरी किए आपके सामने एक प्रश्न आ जाता है जिस प्रश्न का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इसको लिखना कैसे चाहिए। जब तक आप प्रश्न की डिमांड को नहीं समझ पाओगे तब तक आप प्रश्न के आंसर को एक उसके लहजे में नहीं सजा पाओगे। जैसे देखा जाए ये जो प्रश्न है ये कोई मेरे घर से या किसी किताब के घर से नहीं आया है। ये यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की उस धर्मशाला से निकल के आया है जहाँ पे रिसर्चों की दुनिया बैठी हुई है, जहाँ रिसर्च करने वालों का पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। तो इस प्रश्न को देने का पर्पस क्या था पहले हम इसको भी समझेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है, ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है जो 2020 के अराउंड ये दिया गया था और नॉर्मल प्रश्न है। एक आम व्यक्ति जो बिल्कुल नॉलेज इकट्ठा करके नहीं बैठा हुआ है वो भी इस प्रश्न को समझ रहा होगा कि भारत में कम कृषि उत्पादकता के क्या कारण हैं। अगर एक गांव में जाके किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई भारत में कृषि कम क्यों पैदा हो रही है, हर आदमी बता देगा। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आपको बता देगा कि क्यों कम होने के कौन कौन से कारण हैं, कुछ एस्पेक्ट आपको दे देगा। लेकिन यूपीएससी आपको या स्टेट पीएससी आपको प्रश्न में बांध देता है। वो बांधता कैसे है, वो शब्दों की सीमा तय कर देता है। वहां टाइमिंग डिसाइड कर लेता है कि आपको इतने जो प्रश्न है उस अनुकूल समय में आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगर ये प्रश्न को लिखना है तो यहाँ 125 वर्ड में ये प्रश्न आया हुआ था। और 125 वर्ड में इस प्रश्न को कैसा लिखा जाए, इसमें आपके मल्टी डायमेंशन बनने चाहिए कि प्रश्न 125 वर्ड में बेसिकली है लेकिन वो आप इतने एस्पेक्ट उसको दिखा दो कि कम से कम इसके कृषि के कम होने के कौन कौन से कारण हैं, वो मेजर सेगमेंट यहाँ निकलने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लीगल अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा हमेशा जो हमारा मल्टी डायमेंशनल टेक्निक है इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा होता है मल्टी डायमेंशनल टेक्निक। प्रश्न ना आते हुए भी प्रश्न को कैसे टैकल कर सकते हैं, प्रश्न आपने जीवन में देखा भी नहीं जब भी आप प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पर कि इसको लिखना कैसे चाहिए। पहली बात, जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा तो यहाँ ये 8 नंबर में प्रश्न आएगा। तो अगर ये 8 नंबर में प्रश्न आया तो आप मान के चलें कि जब यूपी पीसीएस में देखा जाए जीएस के जो पेपर होते हैं वो 200 नंबर का जीएस होता है, 200 नंबर का जीएस 1, 200 नंबर का जीएस 2, ऐसे ही जीएस 3, जीएस 4 होगा। यूपीएससी में जाएंगे तो आप ये मान के चले कि वहाँ 250 का होता है और वहाँ पे 20 प्रश्न दिए जाते हैं। कोई 10 नंबर का प्रश्न होता है, कोई 15 नंबर का प्रश्न होता है। अब मान के चले यदि हमें इस प्रश्न को करना कितने में, तो ये बड़ा डिफरेंट पड़ जाता है कि ऑन टाइम 7 मिनट में इस प्रश्न को कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए ध्यान रखना कि यदि इस प्रश्न को 5 मिनट में 7 मिनट में लिखने की समय सीमा है तो उसमें 1 या 2 मिनट में उसकी फिल्म बनाइएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं पूरा डायग्राम बनाओ कि इसमें क्या क्या मुझे जोड़ना चाहिए। तो यदि यहां से प्रश्न को स्टार्ट करें कि भारत में कम कृषि पैदा होने के पता है कौन कौन से कारण हैं, तो पहले ये समझो कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है। बात किस पे कर रहा है, एग्रीकल्चर पे, लेकिन किसके एस्पेक्ट में कम होने के। यहां डिस्कशन ये करना ही नहीं कृषि क्या है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कृषि क्या होती है, लेकिन आप जब इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो वहां रूपरेखा बनाएंगे तो वहां क्या करेंगे, उत्पादकता क्या होती है ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ मेजर एस्पेक्ट जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जहां से कीवर्ड जिनको मैं कहता हूं, अगर कीवर्ड आपने प्रश्न में पहचान लिया तो उसके लिखने का लहजा आपको आ जाएगा।
वहाँ सरलता, सहजता आपके दिमाग में जो शब्दों की सीमा है वो बन जाएगी। तो यहीं से व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, बड़े शॉर्टकट मेथड से समझते हैं कि हमें प्रश्न के ना आने के उपरांत भी प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपसे 3 एस्पेक्ट में डिमांड कर रहा है। पहला, इसकी रूपरेखा बनाओ। रूपरेखा किसके एस्पेक्ट में बनाओगे कि उत्पादकता क्या है, उत्पादकता के बारे में डिफाइन करो। दूसरा पॉइंट, कम होने के जो एग्रीकल्चर उत्पादकता है इसके कम होने के कौन कौन से कारण हैं, कम होने के कौन कौन से रीजन हैं, इसके बारे में डिफाइन करो। और लास्ट में इसके एस्पेक्ट में जाओगे कंक्लूजन पे, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। अगर 3 एस्पेक्ट आपने इसको समझ लिए तो मैं कह सकता हूं कि आराम से लॉजिकल पैटर्न से समझ पाए। पहला पॉइंट आता है उत्पादकता क्या है, इसके बारे में कुछ नया जानने की प्रक्रिया में आप नहीं होंगे। कृषि के अंतर्गत जो हम लोग बोते हैं, बीज जो हम लोग बोते हैं, उससे निकल निकल के आती है क्वांटिटी। अब सोच लीजिएगा पहले के ज़माने में या पहले 1 बीघा में कितना गेहूं होता था और अब 1 बीघा में कितना हो रहा है, तो आप खुद जज कर पा रहे होंगे कि जहां 5 से 6 क्विंटल गेहूं निकल रहा है, आज 3 से 4 क्विंटल गेहूं निकल रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, लगातार घट रही है। लेकिन एरिया पहले कम था, अब एरिया क्या है, ज्यादा है करने के लिए, अब लगातार एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखना उसकी वजह क्या है, आप समझ पा रहे होंगे। डायवर्जन हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बन रहा है, यहाँ पे रोड बन रहे हैं, है ना। तो ये सब होने की वजह, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है ना कि वो एरिया की बात कर रहा है। प्रोडक्टिविटी 5 से 6 पहले हो रहा है, अब 3 से 4 क्यों हुआ, इसकी वजह क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान। तो अगर हम मोटे तौर पर जाने तो यहाँ से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी होने के कौन कौन से कारण हैं, मेजर जो इसका एस्पेक्ट है उस पर हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। नंबर 1, जो कारण है इसके एस्पेक्ट में तोड़ेंगे। देखिएगा, पहला मानवीय कारण। अब ये मानवीय कारण क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और नंबर 2 है इसका एक फिर तकनीकी कारण। तकनीकी कारण, तो टेक्निकल रीजन है वो क्या है। और लास्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करें तो एक हम लोग कह सकते हैं सामाजिक कारण, या एक प्रकार से कह सकते हैं आज के समय का जो एक मुद्दा है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को देखा जाए, 3 एस्पेक्ट में लिखने के लिए आपके दिमाग में फिल्म बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को एक ट्री बेसिस पे चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। एक ही, अगर 125 वर्ड लिखना है तो आप ये मान के चल पा रहे होंगे कि एक से 1.5 पेज या 2 पेज तक यहाँ प्रश्न को लिखने की भूमिका में ही प्रश्न आए। अब ये मानवीय कारण क्या होते हैं, मानवीय कारण वो होते हैं जो मानव के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मानव क्या है, कृषि करने में दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। मानव क्या है, आस्थाओं में, परंपराओं में, प्रथाओं में, ईश्वरीय विश्वास में विलीन करता है। मानव क्या है, अपनी पुरानी तकनीकों का प्रयोग करने के सहारे से, मान लीजिएगा वो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं चाहता, कि उसे डर होता है, उसे महसूस होता है। जैसे 3 किसान बिल जो लेके आए थे हम लोग, वो भी किसान को डर लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो कारण है, जो पुरानी प्रथाएं हैं, भाई अपने माल को हम ऐसे बेच सकते हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने 3 बिल लेके आ गया कि भाई अपने माल को जहां चाहे वहां जाके बेचिएगा, तो कंफर्ट जोन से निकलने का उसने प्रयास ही नहीं किया। तो मानवीय कारण वो होते हैं जो मानव के द्वारा किए जाते हैं, जो परंपराओं में विलीन है। जैसे किसी पर क्या है, दबाव ज्यादा है। आजादी के समय अगर हम लोग देखें तो 4.43 हेक्टेयर उसका प्रति व्यक्ति था, आज के समय क्या 0.23 प्रति हेक्टेयर है। 1901 की जनसंख्या को देखा जाए तो कितनी जनसंख्या थी, और आज जनसंख्या देखा जाए तो क्या है, दबाव ज्यादा है। तो ये ऐसे जो कारण है वो कौन से कारण बन जाएंगे, आपके मानवीय कारण बन जाएंगे। लेकिन इस पर एस्पेक्ट पे जो विशेष मेजर एस्पेक्ट जिस पे हमें ध्यान देना है वो है टेक्नोलॉजी कारण, तकनीकी कारण। इसके मेजर एस्पेक्ट बनेंगे, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो आइए हम बिना देरी किए हम 1 बाय 1 करके चलते हैं और कैसे पढ़ेंगे। जब आप मानवीय कारण लिखेंगे तो उसके नीचे क्या लिखना चाहिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। मानवीय कारण सबसे मेजर एस्पेक्ट है। इसके 2 एस्पेक्ट आपके दिमाग में बन जाएंगे। एक बनेगा सामाजिक वातावरण, जिसे हम लोग कह सकते हैं किसान ने पैदा कर रखा है। सामाजिक वातावरण, इस तरीके से चीजें डिफाइन की जाएंगी। सामाजिक वातावरण क्या है, किसान परंपराओं पर विश्वास करता है, कस्टम ट्रेडिशनल पर विश्वास करता है, प्रथाओं पर विश्वास करता है। किसान चक्र पर विश्वास करता है कि भाई गन्ना इस समय बीता है तो इस समय ही बोया जाएगा, गेहूं इस समय बूता है तो इस समय ही बोया जाएगा। ऐसे जितने भी कारण होते हैं वो सामाजिक वातावरण को देखते हैं। अभी भी तुम गांव में जाके देखेंगे, उस एग्जाम्पल बेस पे कि अगर इस व्यक्ति ने गन्ना बो दिया है तो मुझे भी बोना है, तो वहां होड़ चलती है।
एक प्रकार से कह सकते हैं वो चक्र पे बिलीव करते हैं। और नंबर 2 जो कारण यहाँ से बन जाएगा और इसी का वो हो जाएगा भूमि पर दबाव। भूमि पर दबाव, इस एस्पेक्ट में आप बहुत सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति हेक्टेयर आज़ादी के समय 0.43 था और आज के समय में 0.23 है। अब इस डाटा को मैं रिप्रेजेंट क्यों कर रहा हूँ? जब एग्जामिनर आपके प्रश्न को देखेगा तो समझ जाएगा इसके पास तथ्यों के साथ साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर है। और यदि आप ऐसी बातें करेंगे जो बिल्कुल जो रीजनल एरियाज में व्यक्ति करते हैं तो फिर आपके पढ़ने का उसके पढ़ने का दायित्व क्या बन जाएगा? इसलिए जरूरी है कि तथ्यात्मक चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए डाटा को लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जब आप ये लिखेंगे तो दबाव की प्रक्रिया डिफाइन कर दी कि भाई ऐसी होने की वजह से लगातार क्या हो रहा है, कृषि दबाव बढ़ रहा है। साथ में इसमें जनसंख्या को भी डिनोट कर देंगे। और जब जनसंख्या को आप यहाँ डिनोट करेंगे तो आप डिफाइन कर देंगे भाई 1901 में कितनी जनसंख्या थी, 1950 में कितनी जनसंख्या थी और आज 2022 है इसमें जनसंख्या कितनी है। तो ऐसे करने से कृषि के आंकड़े आपके दिमाग में स्थिर होने की वजह से एग्जामिनर आपको जज कर पाएगा कि हाँ वाकई में तथ्य के साथ चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम मानवीय कारण में जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सीमित दायरे में लिखना है, इसलिए आपको डायग्राम मेथड पे फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम परंपराओं में तुम जोड़ देंगे यहाँ चीजों को, वो लंबी कहानी बन जाएगी। बस 125 वर्ड, बहुत लिमिटेड वर्डों में लिखना जाना। उसको रामायण नहीं सुनानी, उसको गीता नहीं सुनानी है, उसको डाटा रिप्रेजेंट करना है। भाई क्यों वजह है, क्या वजह है ये। आगे चलते तो मानवीय कारण में आप इतना लिखेंगे, इनफ है आपके लिए। मुश्किल से 20 से 25 वर्डों में मानवीय कारण को आप समेट लेंगे। आगे चलते हैं तकनीकी कारण के रूप में। जब आप तकनीकी टेक्नोलॉजी रीजन के आप रूप में आएंगे तो यहां आप खुल के खेलिए तकनीकी कारण। अब सभी लोग, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ मेजर एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो तकनीकी के एस्पेक्ट में देखा जाए, तो सबसे बड़ा कारण ये भी खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं वो पुराने वाले चल रहे हैं आज भी। तो खेती करने का जो तरीका है, ध्यान रखना, वो भी क्या है, पारंपरिक है। खेती का तरीका पारंपरिक मतलब पुरानी परंपराओं से मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कि तरीके अभी तक चेंज नहीं कर पाए। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आज भी हमारे गांव के क्षेत्रों में जो कृषि जहां प्रोडक्टिविटी होती है वहां पे लोग पुराने अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई फावड़ा होता है या जो कुछ प्रकार की होती है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से भी क्या है, अब सोच लीजिए, एक आदमी अपनी किसी यंत्र से, पुराने यंत्र से प्रयोग कर रहा है, एक आदमी टेक्नोलॉजी से प्रयोग कर रहा है, तो ये जल्दी करेगा, ये जल्दी करेगा, तो आप खुद एनालाइज कर पा रहे होंगे, ये कर पाएगा। तो यहाँ से एक कारण हम लोग देख सकते हैं कि खेती क्या है, पारंपरिक कारण है। और उसका जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो निकल के आता है कि हमारे पास अभी भी अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था है। आज भी देश के अंतर्गत लगभग देखा जाए तो यहाँ 60% लोग ही अपनी सिंचाई का साधन उपलब्ध करा पाते हैं। बाकी जो बचेंगे यहाँ से 40%, आप ये मान लो वो भी ईश्वरीय शक्ति पर विलीन होते हैं कि बरसात होगी तो हमारी खेती हो पाएगी। तो यहाँ सेकंड कारण में हम लोग अपर्याप्त सिंचाई के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। अगर बहुत, इसकी वजह क्या है, अगर आपके पास सिंचाई के साधन होंगे तो यहाँ एक साल में 2 खेती भी पैदा कर पाएंगे। उस सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो बरसाती खेती कर पाएंगे आप। और जब बरसाती खेती कर पाएंगे तो अभी भी हमारे देश में 40% खेती ऐसी है जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान जो हैं, जो हमारे किसान हैं, वो हमारे ईश्वरीय या बरसात के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद और भी बहुत समस्याएं हैं, यहाँ लिखिए लगा फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की समस्या, ध्यान रखिए। ये बड़ी खतरनाक समस्या है। पर्यावरणीय समस्या आज का एक ऐसा इशू बन चुका है कि हर कोई इंसान, हर कोई खेती में जान लेता है कि जो मिट्टी की समस्या है उसमें नाइट्रोजन की कमी होना एक मुख्य कारण है। नाइट्रोजन की कमी के साथ साथ जो दलदली भूमि होना, पर्यावरण की समस्या होना, वहां पे कोई और भी इसमें सोचेंगे तो यहाँ पे कीटनाशक रोगों की लिख दीजिए, कीटनाशक व्यवस्था का होना या कीटनाशक पदार्थों का होना, ये भी एक लंबा प्रक्रिया है। और बताइएगा, गांव में ऋण की व्यवस्था नहीं मिल पाती, ये भी एक समस्या है। सब लोग बताइए, हमारे जो यहाँ से हम पैदा करते हैं, उत्पादकता का उत्पादन जो हम लोग करते हैं या उत्पादन करते हैं उसका मूल्य सही नहीं मिल पाना, ये भी एक मुख्य कारण है। उत्पादन उत्पादन को हम लोग, उत्पादन का रेट ठीक से नहीं मिल पाना। तो जब टेक्नोलॉजी में जब आप आएंगे तो इतने एस्पेक्ट जब उसको लिखेंगे तो आपने मल्टी एस्पेक्ट में काम किया है। और मल्टी एस्पेक्ट में काम करने की समस्या क्या ये है कि जब इसको एक एक दो दो लाइन में डिफाइन कर देंगे तो आपके दिमाग में छोटी मोटी चीजें क्या हो जाएगी, बन जाएंगी। अब कीटनाशक जब लिखेंगे तो आप सोचते हैं जैसे गन्ने की खेती होती है उसमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं तो गन्ना पैदावार अच्छा नहीं हो पाता है, और अच्छा नहीं हो पाता तो किसान का जो 1 बीघे का निकलने वाली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये भी एक मुख्य कारण है। और भी इसके एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास अभी बहुत सारे किसान, जो आप जानते हैं कि हमारे पास हाई जो ब्रीड HYB होता है, हाइब्रिड वैरायटी के जो बीज होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वहां से वो पुरानी खेती के माध्यम से उन बीजों का प्रयोग करते रहते हैं। आज भी तुम गांव में जाके देखेंगे, एक किसान जब गेहूं बोता है तो पुराने वाले बीजों का प्रयोग कर लेता है, अगली बार बोलेगा तो इस वाले का प्रयोग कर लेगा। तो एक चक्र चल रहा है, इसमें नई बीज की प्रजाति को उसने इन्वॉल्व नहीं किया है।
तो ऐसा होने की वजह से भी क्या है, कृषि की जो प्रोडक्टिविटी हो रही है लगातार क्या हो रही है, घट रही है। और लास्ट पॉइंट जो कारण बन जाता है, जिसके हम एस्पेक्ट में बात करना चाह रहे थे, वो था सामाजिक कारण। ध्यान रखना, पहला कारण मानवीय, दूसरा तकनीक, तीसरा सामाजिक कारण। अब ये सामाजिक कारण क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट पॉइंट में अगर देखा जाए, जो सामाजिक कारण है थर्ड वाला, इसको हम बोल सकते हैं भूमि प्रणाली की समस्या। हमारे देश में लगभग 90% लोगों के पास, सॉरी 2% लोगों के पास ही, ध्यान रखना, वो सीमांत किसान जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2% लोगों के पास 90% भूमि है। बाकी अपना जीवन याचिका 1 हेक्टेयर में, 2 बीघे में, 3 बीघे में जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ से जो बड़ा किसान है, वो बड़ा किसान अपनी भूमि को, ध्यान रखिए, क्या करता है, वो छोटे किसानों को बटाई के रूप में या चौथाई के रूप में या तिहाई के रूप में, किसी रूप में कन्वर्ट कर लेता है। तो अब बात को समझिएगा, किसी व्यक्ति ने, जो मजदूर है, किसान है या लाचार है, असहाय है, छोटा किसान है, उसने किसी भूमि को अगर यहाँ लिया है, जब इसमें पैदा करेगा तो ये सोच के पैदा करता है कि मुझे इस साल कितना इसमें से मिल जाना चाहिए। तो उसमें जो माल, वहां पे जो बीज वगैरह डालेगा, या किसान खेती के लिए, अच्छी खेती करने के लिए जो उसमें सामग्री डालेगा, जो उर्वरक डालेगा, वो हिसाब से डालता है कि यहाँ मुझे इस साल क्या मिलने वाला है। वो लॉन्ग टाइम के लिए इसमें इन्वॉल्व नहीं करता। तो इसे कह सकते हैं कि भूमि जो प्रणाली है, वो आज भी क्या है, समस्या कारण बन चुकी है। हालांकि ये सब प्रथाएं आप जानते हैं कि जो महाबली प्रथा है, या फिर हमारे पास जो बटाईदार प्रथा है, लगातार समाप्त हो चुकी है आजादी के बाद, लेकिन फिर भी आज के समय में ये बनी हुई है गांव के अंदर। बड़े बड़े किसान अपनी भूमि को क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को चौथाई पे, किसी को बटाई पे, इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये समस्या होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी, जहां पे 5 क्विंटल गेहूं निकलना चाहिए था, अब कितना निकलेगा, 3 क्विंटल गेहूं निकलेगा। तो इससे जो बटाईदार है, वो उस भूमि के अंदर अच्छे उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो जब हमने इस क्वेश्चन के ढांचे को समझा, तो कुछ दिमाग में एक फिल्म बनी होगी आपकी, कि भाई अगर आपसे नॉर्मल वे में कोई व्यक्ति पूछे कि भारत में कृषि पैदा होने के, कम होने के कौन कौन से कारण हैं, आप बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला मानवीय कारण, दूसरा तकनीकी कारण, तीसरा सामाजिक कारण। मानवीय कारण में क्या है, आप बोल सकते हैं कि आराम से इसमें जो मानव है प्रथाओं में विलीन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, परंपराओं के आस्थाओं के रूप में, तकनीकी में आप बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं। जो मैंने लिखा है, हो सकता है कि इसमें एक आध दिमाग में आपके भी आ रहा होगा, राइट, जैसे मैंने लिखाया है। तो आपका एक प्रश्न बन जाता है। इस प्रश्न को मैंने डायनेमिक तरीके से समझाया कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्योंकि मुझे 125 वर्ड में लिखना है। तो अब कोशिश ये करनी है आपको, इसको सिस्टेमेटिक तरीके से लिखकर निसंकोच आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। और उसके बाद आपको चेक करने के बाद आपको आंसर राइटिंग के ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद प्रत्येक एक क्वेश्चन यहां से आपको कराया जाएगा मॉडल के रूप में। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको समझाऊंगा, आप उसको लिख के ग्रुप में सेंड करिएगा। इससे क्या होगा, आप एक्टिविटीज करते रहेंगे और आपके आंसर लेखन की शैली जबरदस्त हो जाएगी। तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न रहता है कि सर मैंने पूरा जीएस पढ़ लिया, अब आंसर राइटिंग होती नहीं, या आंसर राइटिंग एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद करें, एडवांस नॉलेज के पढ़ने के बाद करें। ये भी बड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। तो निसंकोच हम लोग आंसर राइटिंग का ग्रुप बना देंगे, और वहां पे प्रत्येक हम प्रश्न को डिस्कशन करने के बाद यहाँ डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में यूपीएससी की यात्रा में जब तक आप 3000, 4000, 5000 प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर लेंगे, तब तक आप आंसर राइटिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है, आपको जैसा भी ये प्रश्न लिखा जाता है, आप भेजने का प्रयास करें, सुधार की भावना उसमें की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको मजा आएगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। लव यू ऑल।